चलिए देखते हैं। आज जो हिंदी का टेस्ट है वो आपका टेस्ट नंबर 23 और जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें हमने व्याख्या किया है। तो आप प्ले लिस्ट में जो होता है डिस्क्रिप्टिव वीडियो में जाकर देख सकते हैं और ये टेस्ट जो होता है वैसे भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वो कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो आपको बता दें ये समास क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। जिस पद के दोनों पद जो होता है अगर अप्रधान दिखाई दे वो बहुव्रीहि समास होते हैं। किसी तीसरे प्रदेश की जो होता है तीसरे पद की ओर संकेत करता है। इसमें क्या होता है? इसकी विशेषता होती है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, दिखाई देते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे जैसे हमने कह दिया लंबोदर, लंबोदर ये बहुव्रीहि समास हो गया। हमने लंबोदर कह दिया या पंकज कह दिया, मृत्युंजय हो गया, ठीक है, मृत्युंजय, ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। ये बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। अगला देखेंगे, जितेंद्री में निम्न में से कौन सा समास है? जितेंद्री निम्न में से कौन से समास दिखाई देते हैं? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? इसमें भी कौन समास होंगे? बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। कौन सा? दोनों पद जो होता अप्रधान दिखाई दे तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जितेंद्री, नीलकंठ, बीड़ापाण, नवग्रह, बारहसिंघा, पंचामृत, सूर्यपुत्र, महाकाव्य, महावीर, ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, देवासुर में कौन सा समास है? जो देवासुर है इनमें कौन सा समास? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास जो होता है? इसमें जो देवासुर, देव और असुर, इसमें देखेंगे देव और असुर, देख रहे हैं ना, देवासुर हो गया अर्थात देव और असुर। यहाँ देखिए विलोम है, विलोम है। हमने आपको बताया कि जब विलोम शब्द दिखाई दे तो दोनों में देव और असुर में जो होता है जब विलोम है तो जाहिर सी बात द्वंद्व है। इसका मतलब होता है इसमें द्वंद्व समास दिखाई देता है। क्या होगा? द्वंद्व समास दिखाई देगा। जहाँ विलोम शब्द ऐसे दिखाई देते हैं वह द्वंद्व समास की विशेषता होती है, अर्थात यहाँ द्वंद्व समास है। ठीक है, एकदम आसान से पहचान सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से देशांतर में कौन सा समान है? देशांतर, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? इसमें देखिए देशांतर में यहाँ देश और अंतर अर्थात देशांतर, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है और देशांतर जो होता है, देश और अंतर में बात करें, यहाँ पर लुप्त चिन्ह अगर दिखाई दे तो यहाँ पर जो होता है ये लगभग लगभग तत्पुरुष समास की श्रेणी में आते हैं। कहाँ थे? तत्पुरुष समास। देशांतर में कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, निम्न में से दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में बहुव्रीहि, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जब उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध दिखाई दे तो वहां पर जो होता है कर्मधारय समास होता है। जैसे दीनानाथ हो गया आपका, लालमणि हो गया, नीलकंठ हो गया, नीलकमल हो गया, ठीक है, मंदबुद्धि हो गया, कदाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये सब क्या है? कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। मुख दर्शन, मुख दर्शन इनमें से कौन सा समास है? मुख दर्शन में तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या द्विगु समास? तो मुख दर्शन में कौन सा समास दिखाई दे रहा है? मुख और दर्शन। देखिए मुख दर्शन, यहाँ पर मुख जो होता है फिर दर्शन है, यहाँ उत्तर पद आपका प्रधान है। ठीक है, उत्तर पद अगर प्रधान दिखाई दे तो वहाँ पर मुख को दर्शन, ये मुख के लिए दर्शन है ना, तो यहाँ पर जो होता है उत्तर पद प्रधान दिखाई देता है। ऐसे में हम क्या करेंगे? यहाँ तत्पुरुष समास लगाएंगे। कौन समास में लगाएंगे? तत्पुरुष समास लगाएंगे। आपको पता है तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं आपको, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है?
बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? जब दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद क्या हो, दोनों पद अप्रधान हो और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। इसमें कौन होगा? पंचानन या पुरुष सिंह त्रिभुवन या निस्दिन? इसमें कौन होगा? पंचानन। क्या होगा? पंचानन। तीसरे पद की ओर कर रहे हैं कि नहीं? पंचानन। ये क्या हो जाएगा? पंचानन हुआ, दशनानन हुआ, दशनानन, जिसके आनन मतलब भुजा होती है, ठीक है। पंच मतलब पांच, आनन मतलब भुजा, दस मतलब 10, आनन मतलब जो होता है सिर, आनन कह दे सकते हैं, ठीक है। उसे हम पंचानन कहते हैं, दशनानन कहते हैं, सिर जो होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पंचानन। निम्नलिखित में से निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या इनमें से कोई नहीं? देखेंगे निशाचर शब्द दिया गया है, तो निशाचर में आप देखेंगे कि कौन सा समास दिखाई दे रहा है? बहुब्रीहि समास इसमें, ठीक है। कौन समास है? बहुब्रीहि, ठीक है। बहुब्रीहि, दोनों पद अप्रधान हो, तीसरे निशाचर तीसरे और संकेत करता हो तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। निशाचर भी बहुब्रीहि समास है। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो होता है सिर्फ हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अब सारे क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में ही देखना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास जो होता है, कौन सा चौराहा, चौराहा हम देखेंगे, चौराहा में सीधे सीधे आपको पता हो गया चौराहा में कौन से समास दिखाई देंगे। इसमें क्या होंगे? उत्तर पद अगर प्रधान दिखा देता, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता हो गया, चारों ओर का रास्ता, चार रास्ता वाला कुछ चौराहा हम कहते हैं। अगर उत्तर पद आपका जो होता है प्रधान हो गया इसमें, तो सीधी सीधी बात है कि वह समास जो कहलाएगा अगर पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या? चौराहा, मतलब चार रास्ता वाला चौराहा कहा जाता है। यहाँ अगर उत्तर पद आपका सीधे सीधे पूर्व पद अगर आपका जो संख्यावाचक विशेषण देता हो तो वो सीधे सीधे आपका कौन समास हो जाता है? द्विग समास हो जाता है। जैसे अगर कह दिया चौराहा की जगह त्रिलोक, तीन लोकों के स्वामी त्रिलोक, है ना, चौराहा, नवरात्र, नवरात्र। यहाँ पर देखेंगे पूर्व पद आपका जो होता है संख्यावाचक है तो सीधे सीधे वो कौन सा हो जाएगा? द्विग समास के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से दसमुख में कौन सा समास होता है? दसमुख, ठीक है। अभी अभी हमने बताया दसमुख, जिसके 10 मुख हों, तो यहाँ पर 10 लिख रहा है ना, ये देख रहे 10 संख्यावाचक, इसलिए ये जो होता है सीधे सीधे यहाँ दसमुख है, मतलब तीसरे ओर संकेत कर रहा है। दसमुख मतलब रावण, है ना, रावण की ओर संकेत कर रहा है, देख रहे हैं, रावण की ओर। तो यहाँ पर जो होता है कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब तीसरे पद की ओर संकेत करें और दोनों पद अप्रधान हो तो वो कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। जान लीजिएगा। आगे देखेंगे, सुपुरुष, क्या लिखा गया? सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? सुपुरुष में देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर पद तो अप्रधान है लेकिन सुपुरुष है, इसलिए यहाँ पर जो होता है इनमें उपमान में उपमेय की विभक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे क्या मारेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। आगे, विशेषण और विशेष के योग से निम्न से कौन सा समास बनता है? जहाँ विशेषण और विशेष का योग होता है वहां पर जो होता है कौन से समास बनते हैं? वहां पर आपको बता दें कर्मधारय समास बनते हैं। कौन समास बनते हैं? कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण दिखाई देगा, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह या आजीवन। द्विगु समास किसे कहा जाता है? जब उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद संख्यावाचक हो। पूर्व पद क्या होना चाहिए? यहाँ पर पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होना चाहिए, तब वहां पर जो होता है पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो तो उसे कहा जाता है द्विगु समास की श्रेणी। तो यहाँ पर द्विगु समास की जो श्रेणियां दिखा रही है वो सप्ताह है। क्या है? सप्ताह, 7 दिनों का हार सप्ताह है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा समास दोनों शब्दों को समान अधिकरी, ठीक है, समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है?
ठीक है, द्युग, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। हम आपको बता दें इसमें कौन होगा, समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास कौन बनता है, तो इसमें जो होता है तत्पुरुष समास में होता है। कौन बनता है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, तत्पुरुष समास। निम्न में से किसमें सही समासिक पद है, समासिक पद जो होता है किसमें सही समासिक, दिवरात्रि, त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद या पुरुषंधवी। इसमें कौन हो जाएगा, द्विरात्रि। सही कहेगा द्विरात्रि, द्विरात्रि में जो होता है समासिक पद है। ठीक है, ऑप्शन ए। द्विग समास का उदाहरण कौन है, द्विग समास किसे कहते हैं पता होगा, दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने जो पूर्ण संख्यावाचक हो वही द्विग समास करेंगे। दिन रात है नहीं सकता, त्रिभुवन, अनुन्वय, चतुरानन, इसमें जो होता है द्विग समास जो दिखाई देता है किसमें दिखाई देता है, त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर सी। द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, जब दोनों पद क्या हो, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। अब विग्रह करने पे और अथवा से जुड़े हुए दिखाई देने, ठीक है, या लगता हो तो यहाँ पर जो होता है विग्रह करने पर वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, चौराहा, चौराहा में तो आपका द्वंद्व समास होगा नहीं, नेत्रहीन, नेत्र से हीन होगा नहीं। रुपया पैसा, यहाँ योजक चिन्ह लगा है ना, रुपया पैसा, यहाँ देखेंगे योजक चिन्ह लगा है तो आप इसे विकल्प नंबर सी को मारेंगे, द्वंद्व समास, रुपया और पैसा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति, अव्ययी भाव का समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति। इसका विग्रह क्या करेंगे, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति है, जैसी शक्ति या जितनी शक्ति। तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब होता है यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। पूर्व पद इसमें प्रधान हो, पहला पद में अव्यय लगा हो, अनु, आ, प्रति, भर, यह, आदि शब्द अनुन्य लगा होते हैं तो वहां पर हम समझ जाते हैं कि वहां पर अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है, ये देखिए विलोम है, आपको बताना नहीं होगा कि पाप पुण्य में कौन समास है, सीधे सीधे हमने बताया अगर विलोम दिखते हैं, विपरार्थक दिखते हैं तो वो द्वंद्व समास होते हैं। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तो आप तुरंत मार देंगे कौन समास है, द्वंद्व समास है। लंबोदर, हमने बताया लंबोदर, इसको बताने नहीं, लंबोदर हो गया, ये देखिए तीसरी ओर जो संकेत करता हुआ दिखाई देता। अभी अभी पहला क्वेश्चन नहीं था, लंबोदर में कौन सा समास है, हमने आपको बताया कि दोनों पद अप्रधान हैं और तीसरे पद की ओर संकेत करे तो सीधे सीधे बहुब्रीहि समास में अंतर आ जाएंगे, तो यह कौन हो जाएगा, बहुब्रीहि समास आएंगे। कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस में क्या क्या पूछा गया है, हम उस पर देखेंगे। निम्न में से कन्यादान में कौन सा समास है, जो कन्यादान है उसमें कौन सा समास दिखाई देता है, तत्पुरुष, द्विग, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। तो कन्यादान में कौन सा हो जाएगा, अर्थात तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, उत्तर पद प्रधान है, दोनों पदों के बीच जो होता है कारक या लुप्त चिन्ह जो दिखाई दे, चिन्ह लुप्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसा माना जाता है को वो तत्पुरुष समास होता है। तो कन्यादान में कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से सागपात में कौन सा समास है। अब सागपात में आपको बताना नहीं होगा, यहाँ पर देख रहे हो योजक चिन्ह है और विलोम में देखते हैं सागपात, देखिए सागपात, तो यहाँ पर जो था कौन समास कह देंगे आप, द्विग, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कौन सा समास, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन सी द्वंद्व समास होगा। ठीक है, नील कमल, इनमें से नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल। ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग समास, बहुव्रीहि समास। अभी अभी हमने बताया कि जो होता है इसमें कर्मधारय होगा, नीलकमल उत्तर पद प्रधान है, दोनों पदों में अगर उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध दिखाई दे तो वहां पर जो होता है कर्मधारय समास कहलाता है। क्या समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ पर कर्मधारय समास हो, नील कमल, चरण कमल,
नील कमल के रक्त लोचन, ठीक है, मंद बुद्धि, कदाचार, पूर्णांक, भ्रष्टाचार, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? कर्मधारय समास के। निम्नलिखित में से चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज में इसको बताने की जरूरत हमें नहीं, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो होता है, जब तीसरा पद जो होता है, तीसरे पद की ओर संकुच, चार भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहा जाता है। तीसरे की ओर अगर संकुचित करता हुआ दिखाई दे तो चुपचाप आप क्या मानना होगा? बहुब्रीहि समास। कौन समास होगा चतुर्भुज में? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से भाई बहन में कौन सा समास है? देखिए, ये भी विलोम ही समास है, भाई बहन है, यानी भाई बहन है, विपरार्थक है कि नहीं? जब ये विपरार्थक है या विलोम है या विपरार्थक दिखाई दे तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो कौन समास दिखाई देगा? द्वंद्व समास दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। आगे, वनवास निम्नलिखित में से कौन सा समास? वनवास में निम्नलिखित में से कौन सा समास? कर्मधार है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास कहलाएगा। देखिए, वनवास, ठीक है, उत्तर पद अगर प्रधान दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है वनवास, उत्तर पद प्रधान है, ठीक है, इसका मतलब वन में वास करने वाले को वनवास कहा जाता है। तो यहाँ पर तुरंत आप समझ जाइएगा कि तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। देखेंगे पीताम्बर, जो था पीताम्बर में, देखेंगे पीताम्बर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधार है, द्विग और बहुब्रीहि समास। यहाँ पर जो होता है सीधे तीसरा अर्थ, पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले पीताम्बर, है ना। यहाँ पर जो होता है अर्थात भगवान कृष्ण कह सकते हैं, विष्णु जी धारण करते थे, ठीक है, कृष्ण। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखेंगे, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में उत्तम, भगवान राम, कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या कर्मधारय। इसमें जो होता है कौन समास है? उत्तर पर अगर पद जो होता है प्रधान दिखाई दे तो चुपचाप आप क्या करिएगा? नर में उत्तम, नरोत्तम, तो वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। कौन समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। आजन्म, जिसका जन्म, आजन्म शब्द में किसका उदाहरण मिलता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग, जिसका जन्म ना हुआ, अजन्म, है ना। ये किसमें कौन? ये सीधे सीधे चला जाएगा, पूर्व पद इसमें प्रधान है, पहला पद अव्यय दिखाई दे रहा है, इस सीधे चला जाएगा अव्ययी भाव समास में। कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास में। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए, इनमें से युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में जो होता है कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अलुक, कर्मधारय या तत्पुरुष। युधिष्ठिर कौन समास होगा? युधिष्ठिर अर्थात बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तीसरे जो तक किसी तीसरे पद की ओर संकेत, इसकी विशेषता है बहुब्रीहि की, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, दोनों पद इसमें आप प्रधान है, इसलिए जो होता है बहुब्रीहि समास होंगे। इसके डिस्क्रिप्टिव जाकर आप देख सकते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुत एग्जाम में पूछा गया है, गगनचुंबी में कौन सा समास? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। तो गगनचुंबी में कौन सा समास हो गया? देखिएगा, बताइए तुरंत। अर्थात गगनचुंबी, उत्तर पद आपका प्रधान दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? दोनों के पदों के बीच कारक या चिन्ह लुप्त हो, यहाँ पर दिखाई आपको देगा कौन सा? तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष समास, अर्थात कौन समास? तत्पुरुष समास दिखाई देगा। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? अभी इसको बताने की हमें जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप कहेंगे इसमें धक्का मुक्की में कौन समास दिखाई दे रहा है? अर्थात द्वंद्व समास। जहाँ विपरार्थक को विलोम है, झगड़ा उगड़ा दिखाई दे, वहां पर क्या दिखाई देंगे? तुरंत आप समझिए एक द्वंद्व होना, धक्का मुक्की होगा तो द्वंद्व होगा ही, अर्थात द्वंद्व होने वाला है। धक्का मुक्की होगा तो सीधे सीधे कहना होगा क्या है? द्वंद्व समास है। आगे देखेंगे, त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास दिखाई दे रहा है? तो त्रिफला में देखेंगे कौन सा समास दिखाई दे रहा है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा आपका है द्विगु समास,
तीसरा है कर्मधारय और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो इसमें कौन सा समास दिखाई दे रहा है? देखिए इसमें उत्तर पद तो प्रधान है, त्रिफला में 3 फलों वाला त्रिफला, ठीक है। इसलिए जो होता है यहाँ पूर्व पद इसमें संख्यावाचक है। पूर्व पद क्या दिखाई दे रहा है? इसमें पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक है, और जब पूर्व पद संख्यावाचक हो तो ये विशेषता किसकी होती है? द्विगु समास की होती है। यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास दिखाई दे रहा है? देखिए तन मन धन ये तीनों अलग अलग है और तीनों में द्वंद्व होगा, इसके लिए चुपचाप आप क्या करिए? द्वंद्व समास मार दीजिए। तन मन धन तीनों अलग अलग हैं और इसमें द्वंद्व होने वाला है, इसलिए इसे द्वंद्व समास की श्रेणी में मार दीजिए। आगे देखेंगे चक्रपाण। चक्रपाण में इसमें देखेंगे जो होता है चक्रपाण, चक्रपाण में हमने बताया कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। तीसरे पद की ओर संकेत कर दिया है ये सीधे सीधे चक्रपाण, तो चुपचाप आप बहुव्रीहि समास को मार दीजिए। किसको? बहुव्रीहि समास की मार दीजिए। चक्र को धारण करने वाला अर्थात चक्रपाण भगवान विष्णु, इसके मतलब चक्रपाण किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को तीसरे पद की ओर संकेत कर देते हैं, तुरंत आप उसे बहुव्रीहि समास में मार दीजिए, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। पाप और पुण्य फिर वही आ गया, द्वंद्व समास छोड़िए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे। पंचवटी, पंचवटी, ठीक है, 5 वृक्षों का समूह पंचवटी, सीधे सीधे आपको बताने की जरूरत नहीं होगा। पंचवटी जब पूर्व पद संख्यावाचक दिखाई दे दे, 5 वटों का हार पंचवटी होता है, वृक्ष वट मतलब वृक्ष होता है, तो वहां पर जो होता है सीधे सीधे संख्यावाचक दिखाई दे, तुरंत आप द्विगु समास को क्या करिए? चिन्ह करिए। किसको? द्विगु समास को। आप पकड़ लिए होंगे, आप कितना आप। मृगनयनी, मृगनयनी निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास होगा। इसमें कौन हो जाएगा? मृगनयनी। अब देखिए उत्तर पद तो प्रधान है, लेकिन उपमेय और उपमान की विभक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए विशेषण विशेष का संबंध इसमें है, ये सीधे सीधे आपका कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी या गृहागत। यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण मानना, पूर्व पद इसमें प्रधान होना चाहिए, पहला पद अव्यय होना चाहिए, तभी आप अव्ययी भाव होगा। पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय। अब आपको देख रहे हैं एकदम सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अव्यय मतलब जैसे उपसर्ग लगा हो, उसे हम अव्यय श्रेणी में रख देते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन, प्रत्यय है, उपसर्ग श्रेणी में आता है कौन? प्रति, तो सीधे सीधे प्रतिदिन, सीधे सीधे हो जाएगा, अब अव्यय लगा हो वही होगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। इस परिभाषा को हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, प्ले लिस्ट में हमने पढ़ाया है। इस परिभाषा को अगर आपको याद है तो आप हमें आंसर कमेंट में दीजिएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व और उत्तर पद की विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, वह कौन सा समास कहलाता है? आप कमेंट में हमें आंसर दीजिए और देखते हैं कि कितने लोगों को सही आता है आंसर। ठीक है, इसको हमने अभी अभी ऊपर जो था 3 एग्जाम्पल भी दिया है, जिससे हम बताएंगे नहीं तो आप बता देंगे। अब आपको 3 एग्जाम्पल इसमें दिया है, इस समास के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिया है इसमें, तो कई बार हमने इसकी परिभाषाएं बताया है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व अथवा उत्तर पदों में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे निम्न से कौन सा समास कहते हैं, यह अब हमें तुरंत कमेंट में बताना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यूपी पुलिस में कुछ क्वेश्चन होंगे जिसे तद्भव तत्सम की श्रेणी में रखा जाता है, और मिलाकर भी सारे क्वेश्चन रखे गए। जीडी में भी यहाँ से आएंगे क्वेश्चन। पुष्प, पुष्प में निम्नलिखित में से किसका शब्द है? पुष्प जो होता है निम्नलिखित में से किसका शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशज या तत्सम शब्द। ठीक है, पुष्प का क्या होता है? फूल, फूल तद्भव हो जाएगा, लेकिन ये तत्सम होगा। पुष्प क्या है? तत्सम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी। अगला
ऊ, बड़ा ऊ के उच्चारण का स्थान निम्न में से किससे है? ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान निम्न में से किससे है? कंठ, ओठ, दांत या ओष्ठ से के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? ओठों के द्वारा। ऊ, ऊ दिख रहे हैं? बोल के देखिए, आपका ओठ गोल आकार का हो जाएगा ना, वृत्ताकार, अर्थात समृद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऊ। आगे देखेंगे, ए, आई, ओ और औ निम्न में से कौन सा स्वर होता है? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर या हर्ष स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा होता है? अर्थात ए, ओ, औ और ये चारों जो होते हैं सीधे सीधे कौन से स्वर कहे जाते हैं? संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन से स्वर जाएंगे? संयुक्त स्वर जाएंगे। और हमने इसको अच्छे से बताया है, आप वहाँ पर जा करके प्ले लिस्ट में, वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं कि ए, ओ और औ में जो होता है कौन से स्वर कैसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपको एक किससे बनता है, जब बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, कोई हो, तो मिलते हैं तो उसका बनता है ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। दूसरी चीज हो गया, आय कैसे बनता है? हमने बताया है कि आ हो, ठीक है, या बड़ा हो या छोटा हो, इसके साथ ए मिले या अय मिले, कुछ भी मिले, तो सीधे सीधे वो क्या बनेगा? अय बनता है। ओ किस किस कैसे बनता है? आ के साथ जो था, आ के साथ अगर ओ मिल जाए या औ मिल जाए तो सीधे औ बन जाता है। लेकिन ओ बनता है किससे मिलने के बाद? आ के साथ अगर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, जब ये मिलते हैं तब ये बन जाता है ओ बन जाता है। ठीक है, ये कौन स्वर हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ये प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर पढ़ाया गया। वहां पर मात्राएं निम्न में से कितने प्रकार की होती? 2, 3, 5 या 7? मात्राएं निम्नलिखित में कितने प्रकार की होती हैं? ये हमने आपको बताया है। कितने प्रकार की होती हैं मात्राएं? 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की मात्राएं? 3 प्रकार की मात्राएं हमने बताया है। आगे देखेंगे, हिंदी व्यंजन, हिंदी व्यंजन में जो था वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी व्यंजन में जो था वर्णों की कुल संख्या कितनी दिखाई देगी? 22, 10, 33, 30। इसमें कितने हो जाएंगे? 33 हमने बताया है। ठीक है, कितना होता है? 33। का वर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? जो का वर्ग का उच्चारण स्थान है निम्न में से कौन सा है? दंत, ओष्ठ, कंठ या मूर्धा? तो कौन सा हो जाएगा? का वर्ग कंठ होता है। का वर्ग में क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ, मूर्धा, दंत, कंठ, पा। पा देख रहे हैं? बंद करिए, आपके दोनों ओठ बंद हो जा रहे हैं। पा, तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ वर्ग हो जाएगा। क्या होगा? ओष्ठ वर्ग। पा, फा, बा ऐसे करेंगे ना, आपके ओठ दोनों अटैच हो जा रहे हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? टा वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कंठ, ओष्ठ, मूर्धा या दंत? टा, देख रहे हैं? टा, अर्थात कौन सा वर्ग इसमें दिखाई देगा? मूर्धा वर्ग। ठीक है, कौन सा? मूर्धा, टा वर्ग में। आगे देखेंगे, चा वर्ग में कौन सा उच्चारण स्थान दिखाई देता है? चा, चा वर्ग में कौन सा हो जाएगा? अर्थात चा, छा, देखिए आपका जिह्वा तालु में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तालु, अर्थात तालु हो जाएगा। प, फ, ब, भ, म उच्चारण स्थान कौन सा? अभी पा वर्ग हमने बताया है कि ओष्ठ हो रहा है, तो ये देखिए फिर रिपीट हो गया, ये प, फ, ब लिख दिया है, इसलिए क्या होगा? ओष्ठ वर्ग हो जाएगा। सारे पढ़ाया गया। अंतस्थ व्यंजन में कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन हमने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है, ये 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? संज्ञा से बना विशेषण है। नमक, कृपा, जात या कुलीन? क्या होता है? कुलीन। कुलीन जो होता है संज्ञा से बना हुआ है, विशेषण होता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? प्यास, पशु, संतोष, इच्छुक। तो क्या बनेगा यहाँ पर? इच्छा से इच्छुक बना है, इच्छा से इच्छुक बना है, अर्थात ऑप्शन डी। संज्ञा से बना विशेषण हमें बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण क्या होगा? वह, कोई, तेरा या मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेरा। क्या होगा? तेरा। ऑप्शन नंबर सी, तेरा। तुमसे तेरा बना है, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नियमित, वार्षिक, अपमान या अपमानित। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपमान हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अपमान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से, देखिए कमाना से आपका बन जाएगा कमाऊ, ये तो बना है। समझाना नहीं बना है। पठित, पठित ये भी बना है, क्रिया से बना। चालो ये भी। समझाना आपका जो होगा, समझना, ये सॉरी, समझना जो होता है बी, ये आपका नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, सही है, सही है, समझना नहीं हो, सही है बी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है? क्रिया से बना विशेषण है। आज का, कल, वहाँ, यहाँ। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? क्रिया से बना अर्थात विशेषण है आज का। ऑप्शन नंबर ए। क्रिया पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग है? ऐसा, बड़ा, काली या इनमें से कोई नहीं। काल से बना काली, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। काल से बना काली, अर्थात ऑप्शन सी। काल जो होता है पुल्लिंग हो जाएगा, काली स्त्रीलिंग हो जाएगी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत में तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से जो होता है तद्भव बनाया गया है। वच, बच्चा, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए इसमें केवल बच्चा, ठीक है, बच्चा ही जो होता है तद्भव बनाया गया है, ठीक है, यहाँ से। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण? 5 लड़के, 10 हाथी, लाल फूल। गुणवाचक विशेषण निकालना है तो सीधे सीधे लाल फूल, ये तो संख्यावाचक हो गया। ये क्या हो गया? लाल फूल, सी गुणवाचक विशेषण, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, पिछले साल कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, यहाँ पर भी इसको भी देख लेंगे हम लोग। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। दंत का उच्चारण स्थान निम्न से कौन से? दंत का कांठ, जो होता कंठ, नाक, ओष्ठ या इनमें से कोई नहीं। तो कंठ का सीधे सीधे जो कंठ से बोला जाता है। दांत का उच्चारण स्थान जो होता है वो सीधे सीधे कहाँ से होता है? नाक से। दांत का उच्चारण स्थान नाक से। दांत देखिए नाक में जा रहा है ना। हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? इसको हमने बताया है, हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? कुल मिलाकर के 52, 52 वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मारिए। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? जो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से हुआ था? अर्थात उत्तर भारत से। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत से। ऑप्शन बी। हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली निम्न से किस जिला में बोली जाती है? किस जिला में बोली जाती है? देहरादून, रामपुर, मेरठ या इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। देखिए हिंदी की खड़ी बोली वैसे बता दें कि सभी जगह बोली जाती है, ठीक है। उत्तरी भारत में लगभग खड़ी बोली सभी जगह बोली जाती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हमने बताया था। सबसे पहले भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। जीएस में भी पढ़ाया है, हिंदी में भी पढ़ाया है। भाषा के निम्न से कितने रूप होते हैं? भाषा के निम्न से कितने रूप होते हैं? 1, 2, 4, 7
तो कितने रूप होते हैं? भाषा के सिर्फ दो ही रूप होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देश की पुरानी है? कौन सी भाषा जो होती है देश की पुरानी भाषा? संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी। तो सबसे पुरानी भाषाओं में हमारी कौन आती है? संस्कृत। ठीक है, मातृभाषा की जननी संस्कृत, अर्थात संस्कृत को हम मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी या पैसाची? कौन सी इसमें दिखाई देती है? मगधी। मगधी कौन सी भाषा? मगधी। मागधी मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है। मगही। मगही निम्न से किस भाषा की उपबोली है? मगही कहाँ पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो कहाँ बोली जाती है मगही? जो बोली जाती है वो कहाँ है? राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी। सी। निम्न में से कौन सा भाषा भारत की प्रथम देश की भाषा है? कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा होती है? ठीक है, हिंदी, पाली, पंजाबी या संस्कृत। तो प्रथम भाषा देश की भाषा मानी जाती है कौन सी? पाली। कौन सी? पाली। ऑप्शन नंबर बी। आसमान पर चढ़ने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हल्ला करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगी अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना है ना, चढ़ना नहीं, क्या है? चढ़ाना है। तो मतलब बहुत अत्यधिक प्रशंसा करने से जो होता है आदमी आसमान पे क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश की भाषा होती है? भाषा प्रथम देश की भाषा के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है? संस्कृत, हिंदी, पाली, पंजाबी। कौन सी आती है इसमें? पाली। ठीक है, सी। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन हमने आपको जो था वीडियो फर्स्ट में जो डाला था, जो इसमें टेस्ट नंबर जो होता है 20 में, आप वहां से बताइए। यहाँ पर हमने कमेंट में बताइए आप कहाँ है, जरूर बताइएगा। ठीक है, जिससे हम पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से। हिंदी भाषा के निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो होता है किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी या सौराष्ट्री? तो बताने की जरूरत नहीं है, किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, आप इसे जानते हैं, आप सब पढ़ भी रहे हैं इसमें देवनागरी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? उड़िया, गुजराती, मराठी या सिंधी? तो कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी जो होती है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सा? मराठी। उच्चारण में वाय प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों में निम्न में से कितने भेद होते हैं? उच्चारण में जो था वाय प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों में कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें इसमें कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, 2। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, तालु, कंठ या दंत? ता, तो आपको हमने बताया क्या है? दंत। ता वर्ग देखेंगे, जिह्वा जा करके दंत में लग रहा है, इसलिए हमसे दंत वर्ग श्रेणी में रखेंगे। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा, मूर्धा, तालु, कंठ या दंतोष्ठ? वा का, वा है ना, वा इसका मतलब हो जाएगा दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ से मिलता है दंतोष्ठ, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। महेंद्र का सही संधि विच्छेद करें। महेंद्र का सही संधि विच्छेद करें। महाधन इंद्र। देखिए इसमें क्या होगा? महाधन इंद्र ही आपका सही है, ऑप्शन ए ही सही है, महाधन। कल संधि विच्छेद का जो था हम क्वेश्चन 20 से 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे संधि विच्छेद का, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप संधि विच्छेद पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता प्ले लिस्ट वीडियो में जाकर के वहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी होती है? ठीक है, जो दंत ध्वनियाँ कौन सी होती है इसमें से? क, ख,
च छ प फ, तो हमने बताया अभी अभी ऊपर बताया ता और था, ये दंत ध्वनियाँ होती है। ये टेस्ट जो होता है 80 क्वेश्चन आपके प्रश्न है, इसे आप रिपीट करिए। डेली जो होता है 80 क्वेश्चन देंगे और जब तक पेपर आएगा 3 महीने में जो होता है 60 दिन में बहुत सारे 5000 क्वेश्चनों को हम टच कर जाएँगे हिंदी के, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम देंगे, हम उन्हीं एग्ज़ाम के जो होता है जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वहाँ से लेते हैं और कुछ नए क्वेश्चन जो पूछने की संभावना होती है वहाँ से लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका तैयार कराया जाता है डेली का डेली, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।